हाय गाइस, वेलकम। दिव्य दृष्टि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो साथियों, हम बात करने वाले हैं एलडीसी ग्रेड सेकंड के बारे में, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। बहुत ही शानदार वैकेंसी जो रहने वाली है। तो इस वैकेंसी में अपना स्थान कैसे बनाएं? तो जो द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि पेपर सेकंड हम कहें, उसमें आपको पता है हिंदी और अंग्रेजी का पोर्शन रहता है। 75 प्रश्न हिंदी के रहने वाले हैं और 75 प्रश्न इंग्लिश के रहने वाले हैं। किसमें? पेपर सेकंड में। तो जो हिंदी है ये हमारी मातृभाषा है, इसमें पूरे के पूरे अंक हैं, वो अर्जित किए जा सकते हैं, लेकिन कैसे अर्जित करें? तो भाई इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, इसकी बातें हम करेंगे इस लेसन में। ओके, तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो एलडीसी सेकंड ग्रेड भर्ती होने जा रही है, उसका जो सिलेबस है वो क्या है पेपर सेकंड में हिंदी का। तो जो हिंदी विषय है दिव्य दृष्टि क्लासेज में, वो पोर्शन पढ़ाने की जिम्मेदारी है डीएस तंवर यानी कि मैं। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से हम हिंदी का पोर्शन कवर करेंगे। तो देखो, एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हम देते हैं तो जो पाठ्यक्रम है वो हमारे माइंड में फीड जरूर होना चाहिए कि जिससे परीक्षा में प्रश्न मिलेगा तो हमें पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से हमारे प्रश्न आने वाले हैं और उसके लिए हमें तैयार होना है। काफी विद्यार्थी सिलेबस को ध्यान ही नहीं देते, तैयारी कर रहे हैं, बस सिलेबस का पता ही नहीं होता कि भाई क्या क्या टॉपिक हैं, कहां कहां से प्रश्न हैं जो आने वाले हैं। तो वहां हमारी हार निश्चित है, ये मानो। इसी वजह से सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम देखना चाहिए। हिंदी में अगर पूरे अंक लाने हैं तो किस किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, इन पर हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। तो इसी संदर्भ में मैं आपको यहां पर ये पाठ्यक्रम एक बार बता रहा हूं, फिर एक टॉपिक भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी लर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो सके और अचीवमेंट है वो हमारे पक्ष में रहे। ठीक है ना? तो बने रहिए, हम टॉपिक भी पढ़ेंगे, उससे पहले चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम पर। देखो, तो भाई साथियों, सबसे पहला जो बिंदु है आपको पता है, दिख रहा है संधि और संधि विच्छेद का जो पहला टॉपिक है ये रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि और संधि विच्छेद, क्योंकि आपको पता है कि जब वर्ड पावर बनती है तो ऐसी खतरनाक वर्ड पावर आती है। शब्द निर्माण, कैसे शब्द टूटते हैं, कैसे शब्द जुड़ते हैं, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? संधि की जरूरत पड़ेगी। तो संधि का एक अहम टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। ठीक है ना? तो एक टॉपिक कौन सा? संधि वाला पढ़ना है, सभी ने नाम सुन रखा होगा। दूसरा देखो भाई, सामासिक पदों की रचना, यानी जिसको हम समास कह सकते हैं। तो समास कैसे बनेगा, कौन सा समास होता है, समास विग्रह क्या होगा, ये सारी बातें हैं, ये पूछी जाएंगी। तो इसका मतलब दूसरा टॉपिक हमें कौन सा? समास पढ़ना है। तो एक संधि हो गई, दूसरा कौन सा? समास हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा टॉपिक है उपसर्ग। भाई देखो, किसी भी मूल शब्द के आगे अगर कुछ जोड़ा जाएगा तो वो शब्द उपसर्ग कहलाएगा, लेकिन अगर पीछे जोड़ा जाएगा तो वो कहलाएगा क्या? प्रत्यय। तो देखो, हमें ये जो उपसर्ग प्रत्यय हैं ये सीखने के लिए देखो ये फॉर्मेट ध्यान रखना है कि उपसर्ग है ना, क्या भाई? उपसर्ग ये किसके आगे जुड़ते हैं?
जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द के आगे क्या जुड़ता है, उपसर्ग जुड़ता है, और पीछे की तरफ क्या जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है। ये देखो, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, उपसर्ग है ये कहां आएगा, मूल शब्द से पहले आएगा, और प्रत्यय कहां आएगा, मूल शब्द के बाद में है, ये प्रत्यय आएगा। तो इस तरह से हमें छांटना सीखना पड़ेगा, और शब्द ऐसे हमारे सामने बहुत से आएंगे, और ऐसे आपको चुटकियों में छांटना सिखाऊंगा कि किस तरह से अपना प्रश्न सोल्व होता है, बहुत शानदार तरीके से। उसके बाद में उपसर्ग और प्रत्यय के भेद, ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। तो ये टॉपिक हैं दोनों, ये भी हमें पढ़ने हैं भाई। कौन कौन से, उपसर्ग और प्रत्यय। क्लियर। तो इसके बाद में देखो पर्यायवाची शब्द। देखो साहब, वर्ड पावर जिसकी हम बात कर रहे थे, हम कुछ किताब गाइड ले लेते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, रटते हैं। कितने पर्यायवाची आप रटोगे भाई, कितने रटोगे? फिर एग्जाम में बैठते हैं तो देखते हैं ये तो किताब में था ही नहीं, किताब में था ही नहीं, तो फिर कहते हैं कि ये तो भाई बाहर से आ गया। बोलो होता है कि नहीं? ऐसा ही करते हैं। लेकिन पर्यायवाची सीखने के लिए उसकी थीम तक आपको पहुंचना पड़ेगा कि ये शब्द है, ये बना कैसे है, और ये शब्द कहना क्या चाह रहा है, इसका निर्माण किससे हुआ है, किस अर्थ का द्योतक है, यहां तक पहुंचना पड़ेगा। और एक लॉजिक और ट्रिक कहीं कहीं पर यह भी अपनानी पड़ेंगी, तभी जाके एक बहुत अच्छी वर्ड पावर हमारी तैयार हो पाएगी। और सिलेक्शन का आधार वर्ड पावर ही बनती है। अब वर्ड पावर में क्या, पर्यायवाची देखो वर्ड पावर का हिस्सा है। विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द, ये वर्ड पावर का हिस्सा है। अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, ये सारे के सारे किसके, वर्ड पावर के हिस्से हैं। सिलेक्शन चाहिए तो वर्ड पावर पे अपनी कमांड बनानी ही पड़ेगी अपने को भाई। और मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत इजी वे में वर्ड पावर पर इतनी कमांड बनवाने जा रहा हूं कि आप कहोगे कि अब चाहे पेपर कहीं से आ जाए हम आराम से कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या वर्ड पावर है, उस पे विशेष फोकस करना है। और अभी जैसे पाठ्यक्रम की हम बात करेंगे, उसके बाद में आपको वर्ड पावर कैसे याद रखनी है, पर्यायवाची जो शब्द मैंने आपको बताए हैं उसी का एक डेमो, एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ भाई, इस तरीके से हमारी वर्ड पावर एक्चुअल में डेवलप हो सकती है। समझ रहे हो बात? तो ऐसे हम बात करेंगे। चलिए देखिए, बने रहिए आप। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं भाई? विपरीतार्थक विलोम शब्द तो सब जानते हैं, जो उल्टा अर्थ देते हैं। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? शब्द तो एक होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं, इसीलिए देखो अनेक प्लस अर्थ, अनेकार्थक शब्द हो गए। जैसे एक प्रश्न मैं आपके सामने यहां लिखता हूं, देखो गौर करना। एक प्रश्न में लिख रहा हूं, उस प्रश्न पे आपको थोड़ा फोकस करना है और उसका उत्तर सोचना है कि भाई क्या होना चाहिए, है ना। तो देखो प्रश्न हमारा ये है, ये प्रश्न रहेगा, निम्न में से द्विज, निम्न में से द्विज का अर्थ द्योतक शब्द नहीं है। देखो भाई, निम्न में से द्विज शब्द है क्या? द्विज का अर्थ द्योतक शब्द नहीं, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ द्विज नहीं है। ऑप्शन डाल देता हूं मैं आपके सामने, देखो। ए ऑप्शन, जिसमें आपसे कहा जाए पक्षी,
पक्षी। ब ऑप्शन जिसमें आपको कहा जाए दांत, क्या भाई, दांत। स ऑप्शन जिसमें आपको कहा जाए हाथ, और द ऑप्शन जिसमें आप कहा जाए ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण। तो इस तरह से देखो ये विकल्प हमारे सामने हैं। तो इस तरह का अनेकार्थक शब्द, मतलब शब्द वो ही है द्विज, लेकिन अनेक अर्थ प्रकट करता है। और प्रश्न है वो इस तरह से आएगा कि अर्थ नहीं है। ऐसे प्रश्न ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको अब समझा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। द्वि यानी दो, और जय का मतलब जन्म लेना। जो दो बार जन्म लेते हैं, जिनका जन्म दो बार होता है, उसे कहा जाता है द्विज। तो आप कहोगे सर ये क्या बात है, इनमें से ऑप्शन छांटना है कि द्विज का अर्थद्योतक शब्द नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ द्विज नहीं है? मतलब सारे अनेकार्थक हैं लेकिन एक नहीं है। तो देखो पक्षी का मतलब द्विज होता है भाई। अब आप कहोगे पक्षी का जन्म दो बार सर कैसे हुआ? तो ध्यान रखना, देखो पक्षी एक बार तो अंडे के रूप में जन्म लेता है और दूसरी बार अंडे से बाहर निकलता है। तो कितनी बार? दो बार जन्म हुआ। तो इसलिए पक्षी को द्विज कहा जाता है। और यहां हमारा प्रश्न शब्द नहीं है, यह है। तो इसका मतलब पक्षी का अर्थ है क्या? द्विज। एक तो हो गया। दांत भी द्विज होता है। कैसे? पहले अपने दूध के दांत होते हैं भाई, फिर वो टूट जाते हैं, फिर नए दांत आते हैं। तो इसका मतलब बताओ द्विज हुए कि नहीं? तो दांत है, उनको भी क्या? द्विज कहा जाता है। ठीक है। हाथ ये नहीं है, हाथ का जन्म दो बार थोड़ी होता है। तो इसमें शब्द नहीं है, ये प्रश्न पूछा है, नहीं है। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर ये ही है, ये नहीं है, हाथ नहीं है। तो फिर आप कहोगे सर ब्राह्मण है, ब्राह्मण होता है क्या? ब्राह्मण का जन्म फिर दो बार कैसे हुआ? तो भाई देखिए, एक बार तो मां के गर्भ से जन्म लेता ही है व्यक्ति के रूप में, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण कब बनता है? जब वो पूरे विधि विधान से जनेऊ धारण कर लेता है, तभी जाके वो ब्राह्मण बन पाता है। तो भाई एक बार तो जन्म मां के गर्भ से हुआ और दोबारा जन्म उसका ब्राह्मण रूप में जनेऊ धारण करने पर हुआ। तो इसलिए ब्राह्मण को भी क्या? द्विज कहा जाता है। समझ गए? तो इस तरह के प्रश्न रहेंगे, वो किससे संबंधित रहेंगे भाई? हमारे अनेकार्थक शब्द से। किससे रहेंगे? अनेकार्थक शब्द से। तो देखो ये अनेकार्थक शब्द इस तरह के आएंगे और ऐसे मैं आपको बहुत से शब्द समझाने वाला हूं जिससे कि आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं भाई शब्द युग्म। शब्द युग्म, शब्द युग्म क्या होते हैं भाई? युग्म है, उसका मतलब होता है जोड़ा। तो जोड़े वाले ऐसे शब्द जो दिखने में तो हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें मामूली सा अंतर होता है। या तो किसी मात्रा का अंतर होगा या फिर किसी वर्ण का अंतर होगा। वो युग्म शब्द होते हैं। कैसे होते हैं युग्म शब्द? ये भी वर्ड पावर का ही हिस्सा है भाई। तो देखो एक युग्म शब्द है जो मैं आपको यहां देने वाला हूं, ध्यान से देखिए। देखो इस प्रश्न को मैं यहां से मिटा देता हूं और युग्म शब्द का एक प्रश्न आपके सामने लिखता हूं। ठीक है, देखिए। यस, देखो भाई एक शब्द हमारे पास आ जाए परीक्षा, ये, और एक शब्द आ जाए ये परीक्षा। देखिए ये दो जो शब्द दे रखे हैं, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? दिखने में एक जैसे लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, लेकिन केवल मात्रा का फर्क है।
तो आपसे कहा शुद्ध कौन सा, तो इसको तो सब जानते हो, ये परीक्षा जो एग्जाम हम देते हैं वो परीक्षा है। और कई लोग ऐसा भी लिख देते हैं, लेकिन देखो कहानी समझो, ये जो परीक्षा होता है इसको हम एग्जाम कहते हैं, तो इसका जो अर्थ है वो अर्थ क्या होता है जानते हो, इसका अर्थ होता है इम्तिहान। क्या होता है, इम्तिहान, यानी कि एग्जाम आप कह सकते हो। ओके, और ये जो परीक्षा है छोटी मात्रा वाला, इसका अर्थ होता है भाई क्या, कीचड़। क्या होता है, कीचड़। अब कई विद्वान लोग जब एग्जाम लिखते हैं ना परीक्षा, तो वो ऐसा परीक्षा लिखते हैं और वो एग्जाम का क्या करके रख देते हैं, परीक्षा का कीचड़ करके रख देते हैं। बताओ कर देते हैं कि नहीं। तो आगे से ध्यान रखना, ऐसा ही लिखना है आपको। ये होता है जो एग्जाम इम्तिहान होता है ना, वो ये होता है बड़ी मात्रा वाला परीक्षा। ऐसे छोटे वाला लिख दिया तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, कीचड़। तो देखो ये युग्म शब्द की श्रेणी में आते हैं। युग्म शब्द ऐसे शब्द, हमें क्या डिफरेंस है, बहुत से शब्द है, भंडार है, वो हमें सीखना पड़ेगा। वर्ड पावर में आता है ये भी, तो वर्ड पावर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करनी होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। शब्द युग्म के बाद में देखो संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। अब कहोगे सर ये तो एक टॉपिक ही अलग है, संज्ञा शब्दों से विशेषण कैसे बनाएं? और मैं कहता हूं इतना आसान टॉपिक है, एक ट्रिक से मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं। अब एक छोटी सी झलक मैं आपको यहां बता रहा हूं, जिससे हम आसानी से समझ जाएंगे कि संज्ञा शब्दों से हम विशेषण कैसे बना सकते हैं। ट्रिक क्या है अपना वो समझिए। देखो अगर हमारे पास यहां पर देखो तुम्हारा या फिर तुम्हारी, तुम्हारा या फिर तुम्हारी, इसमें यहां पर जो जुड़ जाएगा, मैच करना, यहां पर कोई भी शब्द रख के यहां जो मैच हो जाएगा वो होगा क्या, संज्ञा शब्द। क्या होगा भाई, संज्ञा शब्द होगा। लेकिन अगर हमें तुम हो, ये देखो यहां मैच करवाना है, यहां पर जो मैच हो जाएगा वो होगा क्या भाई, विशेषण। विशेषण, ठीक है। अब मैं आपको दो शब्द देने जा रहा हूं, उनको यहां मैच करके देखना, ठीक है। यहां आपको फिट करके देखना है कि कौन सा यहां पर फिट बैठता है। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर शब्द लिखा है भाई, एक शब्द लिखा मैंने ईमानदार और एक शब्द लिख दिया मैंने ईमानदारी। ईमानदार और ईमानदारी, ये देखो। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई इनमें से ईमानदार ईमानदारी में से कौन सा तो शब्द संज्ञा है और कौन से शब्द विशेषण है, ये आपको छांटना है। बताओ। तो देखो हम देखते हैं यहां पर ईमानदार शब्द की बात करें तो देखो तुम्हारा ईमानदार, तुम्हारी ईमानदार, नहीं जुड़ रहा ना, तुम्हारा ईमानदार तुम्हारी ईमानदार, क्या हुआ, कुछ नहीं। लेकिन देखो तुम ईमानदार हो, तुम ईमानदार हो, बताओ जुड़ा कि नहीं। इसका मतलब साफ है कि ये ईमानदार शब्द है, ये क्या है भाई, विशेषण है। विशेषण है कि नहीं, बोलो। तुम ईमानदार हो, ये लो छांट लिया आपने, बहुत ही जीवे में छांट लिया। और ईमानदारी, तुम्हारी ईमानदारी, देखो यहां जोड़ लो, तुम्हारी ईमानदारी से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारी ईमानदारी, जुड़ गया ना। तो इसका मतलब है ये शब्द कैसा है भाई, संज्ञा शब्द है। ये एक बेसिक ट्रिक मैंने आपको बताया है। इससे बहुत से शब्द हैं वो हम एक डिटेल में सीखने वाले हैं, और जब हम ये सब सीखेंगे तो इससे जो प्रश्न आएंगे उनको आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे, देखते ही फिट। ये लो साहब, ये हमारा ट्रिक में बैठा और ये लो टिक, खत्म। इतना सिंपल तरीके से आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगा, है ना। तो संज्ञा शब्दों से क्या विशेषण बनाना, ये भी हमारा टॉपिक रहेगा, सिलेबस में शामिल है। ओके, आगे देखते हैं। शब्द शुद्धि यानी कि वर्तनी की हम बात कर लें तो आपको पता है कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। अशुद्ध शब्द छांटिए, तो शुद्ध अशुद्ध ये तो आते ही है। इसके अलावा अशुद्धि का प्रकार, कि किस प्रकार की अशुद्धि है, मात्रा संबंधी है,
अनुस्वार संबंधी है, अनावश्यक कोई भी मात्रा वगैरह कुछ भी, मतलब इस तरह की वर्तनी से संबंधित हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो इसमें शामिल कर रखी हैं। देखो क्या, शब्द शुद्धि, जिसमें अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण करना होगा, शब्दगत अशुद्धि का कारण, यानी कि हम कह सकते हैं किस प्रकार की अशुद्धि, किस कारण से अशुद्धि हुई है, ये हमें पता करना होगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, ये भी देखो वर्ड पावर का ही तो हिस्सा है, बोलो है कि नहीं है। तो वर्ड पावर कहने का मतलब हमें बहुत अच्छे तरीके से कवर करनी होगी, केवल व्याकरण के भरोसे हमारे अंक अर्जित नहीं होंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से देखो ये इतने टॉपिक हो गए हमारे, कौन कौन से हुए, संधि, संधि विच्छेद, संधि का हो गया कुल मिला के, समास का टॉपिक हमें पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है। अब यहां से देखो पर्यायवाची शब्द है, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द जिसको कहते हैं हम, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि, ठीक है ना। इतने टॉपिक हैं, ये हो चुके हैं। तो आगे देखो भाई, एक शब्द शुद्धि की तरह ही आता है वाक्य शुद्धि, कि वाक्य है उसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, और वाक्य में अगर अशुद्धि है तो किस प्रकार की अशुद्धि है। ये सारी बातें हैं वो वाक्य शुद्धि में अपने को पढ़नी पड़ेंगी, सभी तरह के प्रश्न आते हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखो टॉपिक है भाई वाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। अगर हम इसे 3 लाइनों में समझना चाहें तो 3 लाइनों में समझ सकते हैं, और जो ट्रिक हम फॉलो करेंगे उससे आपका एक प्रश्न गलत नहीं होगा। तुरंत देखते ही टिक लगा सकते हैं कि भाई ये इसमें कृतवाच्य, इसमें क्रमवाच्य और इसमें भाववाच्य। चलिए डिटेल से चर्चा करेंगे हम इस टॉपिक पर भी। ओके, तो ध्यान रखना, वाच्य हमें पढ़ना है, क्रिया हमें पढ़नी है भाई, जिसमें कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक, ये हमें पढ़ना है। इसके अलावा एक पूर्वकालिक क्रिया है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है। तो ये 3 प्रकार की क्रियाएं जिन पर हमारी विस्तृत चर्चा रहेगी, इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, क्रिया के बाद में वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, जिसको हम इंग्लिश में वन वर्ड कहते हैं, एकल शब्द कहते हैं। तो एकल शब्द वन वर्ड के क्वेश्चन है, वो भी हमें समझने होंगे। ओके, तो इस तरह का ये प्रश्न रहेगा। मुहावरे, लोकोक्ति हैं, ये भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। आपको पता है आजकल इसका भावार्थ क्या होता है, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, मुहावरे, लोकोक्ति, इनमें अंतर क्या होता है, ठीक है ना। तो इनका अंतर भी हमें समझना पड़ेगा कि मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्ति क्या होती हैं, दोनों में अंतर कैसे किया जाता है। क्योंकि प्रश्न ऐसा है, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है, निम्न में से कौन सा विकल्प है जिसमें लोकोक्ति नहीं है, ऐसे प्रश्न भी बहुत देखने को मिलते हैं। तो भावार्थ के साथ साथ ये सारी थीम है, ये अपने को समझनी पड़ेगी। ओके, और ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत ही आसान तरीके से। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी जो शब्द हैं उनका समानार्थक हिंदी। कहने का मतलब जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं ऑफिशियल, तो उनमें जो कौन से टेक्निकल वर्ड्स काम आते हैं, उन वर्ड्स का हिंदी में क्या रूपांतरण होगा। कहने का मतलब जो टेक्निकल वर्ड्स है ना, उन वर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, ये बातें ऐसे प्रश्न रहेंगे। तो कहने का मतलब एक तरह से मीनिंग हो गई। और आपको इंग्लिश तो पढ़नी है भाई, क्योंकि सेकंड पेपर में हिंदी के बराबर का हिस्सा इंग्लिश का भी तो है। तो हमें वहां पर भी ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। पारिभाषिक शब्दावली, क्या बोलते हैं इसे, पारिभाषिक शब्दावली बोलते हैं। तो ये भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। खैर कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, तो देखो भाई ये विशेषण बनाना तो अभी बता ही दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो शब्दों का हिंदी कर लिया, अब वाक्यों पे आ जाओ। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होते हैं। अंग्रेजी वाक्यों का तो किसमें, हिंदी में, और हिंदी वाक्य है उनका अंग्रेजी में क्या करना है, रूपांतरण, मतलब अनुवाद, ट्रांसलेशन। तो ऐसा भी करना है हमें। और आप कहोगे सर हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन सीखनी तो पड़ेगी ना भाई, क्योंकि जो सेकंड पेपर है जिसमें इंग्लिश है आपके,
तो वहां से भी आप कर सकते हो, लेकिन इसका ट्रिक भी बहुत ही आसान है और देखते ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कि हाँ इसका ये जवाब है। तो ये तरीके भी मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत बढ़िया। तो देखो अनुवाद करना इस तरह से हम सीख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और लास्ट में हम बात करें तो कार्यालय जो पत्र होते हैं ना, उन पत्रों से संबंधित ज्ञान है, वहां से भी प्रश्न आते हैं। तो पत्रों से संबंधित जो टॉपिक है वो भी हमारा शामिल है। तो ये भी हमें पत्र लिखवाएंगे, नहीं कि भाई पत्र लिखवाएंगे, नहीं। डेट कहाँ लिखी जाती है, पता कहाँ लिखा जाता है, सरकारी पत्र क्या होते हैं, अर्ध सरकारी क्या होते हैं, परिपत्र क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये पत्रों से संबंधित ज्ञान है। तो ये सारी बातें हमें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, तो ये थी बात हमारी किसकी, पाठ्यक्रम की, कि भाई इस तरह का हमारा पाठ्यक्रम रहने वाला है। तो विस्तृत चर्चा की है मैंने पाठ्यक्रम पे। तो ये सारा पाठ्यक्रम है वो आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। क्योंकि मान लो आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हो, भाई कितने प्रतियोगी हैं, आपका ही सिलेक्शन क्यों हो, आप कोई खास हो? जी हां, सभी खास हैं भाई। आपको मेहनत दिखानी पड़ेगी आपको, और ये पाठ्यक्रम है, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि हां भाई ये चीजें आने वाली हैं। इसके लिए आप पहले से तैयार हो। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हो और अपने हथियार है ना उसके धार लगा ली है ना, धार, तो मानो आधा युद्ध आपने जीत लिया। तो हथियार में धार होनी चाहिए आपको। तो यही है, परीक्षा देने जा रहे हो तो ये चीजें कवर होनी चाहिए आपकी। तो मानो आधा युद्ध आपने पहले ही जीत लिया है, और वैसे ही जाके बैठ जाओ, ये लो साहब आ गए हम परीक्षा देने। तो फिर आपको पता है क्या परिणाम आने वाला है, वो परिणाम जिसकी कल्पना आप खुद पहले से करके बैठे होते हो। दूसरा तो खैर कोई क्या करेगा, क्योंकि कैरियर आपका खुद का है भाई, समझ रहे हो। चलिए, तो जैसा कि हमने ये देखा, तो इस पाठ्यक्रम से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हमें विशेष तौर पे वर्ड पावर पे फोकस करना पड़ेगा। और जब वर्ड पावर पे फोकस करेंगे तभी हमारा अचीवमेंट है वो शानदार हो सकता है। तो मैं एक ऐसा बिंदु आपको समझाने जा रहा हूं जिसमें हम पर्यायवाची शब्द भी सीख जाएंगे, युग्म शब्द भी सीख जाएंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं उस बिंदु से, ठीक है। आप धीरे से, ध्यान से, प्यार से समझने की कोशिश कीजिए। बड़े प्यार से मैं आपको ये समझाने वाला हूं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, तो जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा था वो टॉपिक यहां लेते हैं, पर्यायवाची लेते हैं। कौन सा? पर्यायवाची शब्द। ओके, देखिए भाई, पर्यायवाची शब्दों की हम बात करेंगे, और यहां पानी से संबंधित, किससे संबंधित? पानी से संबंधित पर्यायवाची हैं, वो हम सीखने का प्रयास करेंगे यहां पे। और देखना कितने चुटकियों में आपके कितने शब्द याद हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहां एक बार एक इंडेक्स बना देता हूं, एक सारणी बनाएंगे हम, और इस सारणी के माध्यम से ये सारे पर्यायवाची हैं, ये हमारे कवर हो जाएंगे। देखो भाई, यहां हम बात करें, देखो पानी, पानी से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो पानी से संबंधित कौन कौन से पर्यायवाची हैं पहले हमें ये सीखने हैं। तो भाई देखो, इसे मैं आपको 2 स्टेप में बताने वाला हूं। कितने स्टेप में? 2 में। और ये हमारी है कौन सी स्टेप? फर्स्ट, पहली स्टेप सीखेंगे, फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप पे चलेंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट स्टेप में पानी के जो पर्यायवाची सीखने हैं वो ये 8 शब्द हैं। और कौन कौन से हैं? तो वो मैं लिख रहा हूं, देखो, जल कहते हैं पानी को, सब जानते हो। पानी को नीर कहा जाता है, सब जानते हो। पानी को अप भी कहा जाता है, अप के हलंत लगा है। तो देखो, सुना है? नहीं सुना है तो ध्यान से देख लीजिए। क्या? जल नीर अप। पानी को वारी भी कहा जाता है, पानी को अंबु भी कहा जाता है,
और पानी को तोय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोय। भाई इसे पै के साथ विसर्ग पै भी कहा जाता है और इसे उदक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदक। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये कितने शब्द लिखे हैं भाई, मैंने केवल 8 शब्द लिखे हैं। कितने? 8 पहले स्टेप में। तो इन 8 शब्दों को कवर करना है एक बार हमें। तो कैसे याद करेंगे? देखो मेरी तरह से आपको याद, जोड़े बना करके। जल नीर अप वारी अंबु तोय। क्या बोलोगे? बोलो एक बार। जल नीर अप वारी अंबु तोय। तो देखो जल नीर अप वारी अंबु तोय, ऐसे याद रखोगे। तो बताओ 6 शब्द है ना, इसको क्या है कि 1-2 बार रिपीट करोगे अपने आप ही फीड हो जाएंगे। और देखो इन 8 शब्दों से कितनी वर्ड पावर हम सीख पाएंगे। जल नीर अप वारी अंबु तोय, और लास्ट में 2 बचे कौन से? प उदक। प उदक। तो इस तरह से कितने शब्द सीखे हैं? 8 शब्द हैं, ये पानी के हैं। तो इनको एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। जल नीर अप वारी अंबु तोय, प उदक, पे उदक। ये लो साहब बन गए, है ना। तो 8 शब्द हमने सीखे हैं। अगर ये 8 शब्द आपको याद हो गए, 8 शब्द याद हो गए, तो मानो आपने बहुत सी वर्ड पावर तैयार कर ली। अब आप कहोगे सर इन 8 शब्दों से बहुत सी वर्ड पावर कैसे तैयार हुई? तो देखो इसी स्टेप को हम आगे लेते हैं। ओके, देखो यहां मैंने सेकंड बॉक्स बना दिया भाई, और यहां पर लिख दिया मैंने क्या? कमल। कमल भी तो पानी में ही उगता है, ठीक है, उसी से संबंधित है। तो गौर करने की बात है, ध्यान से समझो। जल जो शब्द है, इसी जल को लिखेंगे हम यहां, और इसमें जोड़ देंगे जय। क्या जोड़ देंगे? जय। तो जल यानी पानी हो गया, और जय का मतलब हो गया जन्म लेने वाला। तो मतलब जय का मतलब क्या बताया मैंने? जन्म लेने वाला। इस थीम को कलेक्ट करनी है आपको। जय का मतलब जन्म लेने वाला। तो जल में जो जन्म लेता है वो क्या कहलाता है? जलज। और जल में जन्म कौन? कमल। कमल का पर्यायवाची है। अनेकार्थक शब्द में कहें तो जल में जो जन्म लेता है, जैसे शंख है, जल में जन्म होता है तो उसे भी जलज कहा जाता है। मछली है, जल में जन्म लेती है, इसलिए जलज मछली को भी कहा जाता है। समझ रहे हो? अनेकार्थक शब्दों में आएंगे। तो इसका मतलब समझो, इस शब्द को कितने शब्द निकल कर आ जाएंगे हमारे सामने। जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? जलज। और कमल है वो जन्म किस में? जल में लेता है। क्लियर हो गया ना बात? तो इस तरीके से हमें पता लगा कि कमल को जलज भी कहते हैं। अब देखो नीर, तो नीर का है, नीर में भी क्या जोड़ दो? जय। नीरज। बताओ कमल को कहते हैं नीरज। ओके। अप, देखो ये संधि का प्रश्न है। अप हलंत लगा है ना, तो व्यंजन संधि है, और यहां पै दे रखा है, पहला अक्षर है, और इसके साथ में जब जय सगोस आएगा तो वो तीसरे में बदलेगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? अब्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्ज। जलज, नीरज, अब्ज कमल के पर्यायवाची चल रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे देखो वारी, तो वारी में भी क्या कर दो भाई? जय जोड़ दो। वारी यानी कमल। अंबु, तो देखो अंबु में भी जय जोड़ दो। अंबुज यानी कमल। तोय में भी जय जोड़ दो। तोयज, तोयज यानी कमल। पै, पै में जय जोड़ो। तो देखो यहां विसर्ग संधि हो रही है भाई, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? पयोज। उदक, तो देखो इसको हमें खाली छोड़ देना है। किसको? उदक को। ओके, तो देखो इस तरह से अगर पानी के ये 8 पर्यायवाची हमें याद थे, तो कमल के भी ये इतने पर्यायवाची हमारे सामने आ गए। केवल क्या करना पड़ा है हमें? जय जोड़ना पड़ा है। किसके में? पानी के में जय ही जोड़ना पड़ा है। तो इस तरह से जय जोड़ा और हमारा काम खत्म हो गया। ये लो, क्लियर हुआ ना? कितनी आसानी से याद हो गए। चलो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब की बार हम लिखते हैं किसके? बादल के। किसके भाई? बादल के। देखो ध्यान से समझो, जल जो शब्द है उसको मैंने लिख लिया, और अब की बार इसमें दय जोड़ दिया। तो जय का मतलब जन्म लेने वाला, और दय का मतलब देने वाला। दय का मतलब देने वाला। तो
तो जल देने वाला कौन है? बादल। आपको पता है समुद्र से पानी लेके आता है कौन? बादल। और बरसात करता है तो हमें पानी कौन देता है? बादल। ठीक है ना? तो इसलिए जलद कहते हैं किसको? बादल को। क्लियर हुआ? तो इस तरह जल में दे जोड़ते ही बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। इतना ध्यान रखना है, इस बेसिक थीम को हमें पकड़ना है। पर्यायवाची तो ये क्लियर हो ही जाएंगे, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था वर्ड पावर में अपने को युग्म शब्द भी बहुत देखने को मिलेंगे कि नहीं? अब युग्म शब्द में ये प्रश्न आएगा जलज और जलद, जलज और जलद। तो देखो ध्यान रखना, मैं यहां पर बात करूं तो ऐसा प्रश्न आ जाए युग्म शब्द में कि भाई जलज और एक शब्द क्या है? जलद। एक शब्द क्या है? जलधि। देखो गौर करना, जलधि। ये तीन शब्द आ गए युग्म शब्द के रूप में कि इनका सही अर्थ क्या है क्रम से। तो आप क्या करोगे? तो वही देखो, आपको इनका युग्म शब्द बताना है। तो देखो जल आपको ऐसा समझना है, जल में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल होता है। ठीक है? दे यानी देने वाला, जल देने वाला कौन है? तो जल देने वाला कौन है भाई? बादल है। तो बादल को कहते हैं जलद। जल्दी किसको कहेंगे? धी का मतलब धारण करने वाला। पानी सारा कलेक्ट कहां है, इकट्ठा कहां है भाई? समुद्र में। कहां है? समुद्र में भरा पड़ा है पानी। तो इसलिए जलधि, जल का जो धारण करता है, खजाना है, वो कौन है? समुद्र है भाई, समुद्र है। ठीक है? तो इस तरह से देखो ये युग्म शब्द भी हमारे यहां क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? अब नए शब्द देता हूं मैं आपको। देखो अगर आपसे कहा जाए कि भाई बताओ पयोज, पयोद, पयोधी, ये युग्म शब्द के रूप में आ जाए हमारे सामने, तो क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए पै किसको कहते हैं। इसके टुकड़े करेंगे पयोज के, तो पै प्लस जय। तो पै पानी को कहते हैं। जय का मतलब जन्म लेने वाला। तो पानी में जन्म कौन लेगा? कमल लेगा, कमल लेगा। पयोद, पै प्लस दे, पानी देता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, अब क्लियर हो गया कि बादल पानी देता है हमें। और खजाना कौन सा है, कहां भरा पड़ा है? तो पयोधी। तो ये किसको? समुद्र को कहते हैं। बोलो कहते हैं कि नहीं? ये लो साहब। तो इस तरह से ये सारे युग्म शब्द भी हमारे क्लियर होंगे। समझ में आ गई होगी बात अब किस तरह से हमें ये सीखना है। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको यहां लेके चलता हूं। देखो तो भाई जलज यानी कमल और जलद यानी बादल। तो इसी तरह से नीरज यानी कमल और इसमें दे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नीरद। नीरद यानी बादल। ध्यान रखना, नीरज यानी कमल, नीरद यानी बादल। अब्ज यानी कमल और अब्द यानी बादल। ओके, वारिज यानी कमल, लेकिन वारिद का मतलब बादल। अंबुज का मतलब कमल, लेकिन भाई अंबुद, अंबुद का मतलब बादल रहेगा। ठीक है? तोयज, तो देखो तोयज जय है तो कमल है, लेकिन इसको हम कर दें तोयद तो वो क्या बन जाएगा? बादल बन जाएगा। ओके, पयोज कमल को कहते हैं, लेकिन भाई जैसे ही हम पयोद लिखेंगे तो वो किसका? बादल का बन जाएगा। इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से देखो ये सारे युग्म शब्द हैं वो भी साथ साथ हमारे क्लियर हो रहे हैं, और पर्यायवाची हैं वो तो क्लियर हो ही रहे हैं। तो दोनों हमारे क्लियर हो गए हैं। ओके, तो बताओ कोई दिक्कत? तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है, नहीं है ना? तो इस तरीके से देखो कितना मजा आएगा और कितने शब्द हैं जो हमारे याद होते चले जाएंगे, हो जाएंगे ना? ओके, अब देखो आगे कमल और बादल। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी भाई? समुद्र की। किसकी? समुद्र की। कि समुद्र को क्या क्या कहते हैं? समुद्र को क्या क्या कहते हैं? कैसे बनता है? तो देखो ये जलद शब्द है ना, तो इसमें भाई धी जोड़ लो। क्या जोड़ लो? धी। जल धी, धी का मतलब धारण करने वाला है ना, तो जल को धारण करता है, खजाना है। तो इस तरह से जल धी। तो देखो या तो धी जोड़ो या फिर क्या जोड़ोगे? निधि। तो क्या बन जाएगा? जल निधि। तो समुद्र को देखो जलधि भी कहते हैं और जल निधि भी कहते हैं। तो जल में धी या निधि जब जोड़ेंगे तो वो किसका? समुद्र का बन जाएगा।
बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, आगे चलो। तो इनमें अब जोड़ते चलेंगे। तो देखो नीर धी कह दो, तो नीर धी किसको? समुद्र को कहेंगे। या फिर क्या जोड़ दोगे भाई? नीर निधि, तो नीर निधि किसको कहोगे? समुद्र को कहोगे। बताओ कहोगे कि नहीं? तो इस तरीके से ये हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब्द, तो इसको क्या कहेंगे भाई? धी जोड़ना है तो ये इस तरह से अब्धि बन जाएगा। अब्धि यानी समुद्र हो जाएगा। वारी, वारी में धी जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा भाई? वारी और वारीधि, इस तरह से बन जाएगा। ये लो। अंबुद, तो क्या बन जाएगा? अंबु में धी जोड़ेंगे, अंबुधि यानी कि समुद्र। तोयद, इसमें भी धी जोड़ेंगे तो तोय और धी, तोयधि, तोयधि किसको? समुद्र को कह देंगे। पयोद, तो इसमें क्या भाई? पयोधि, पयोधि किसको? समुद्र को कह देंगे, पयोधि। ठीक है। और भाई उदक, तो इसमें से शब्द बन के आएगा हमारे सामने उदधि, उदधि समुद्र को कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये हमारे पर्यायवाची शब्द रहे। बताओ क्लियर हुए ना? तो हमने सीखे थे कितने? केवल 8। कितने सीखे थे? 8। कौन कौन से? जल नीर अप वारी अंबु तोय, पै उदक, पै उदक। ये लो साहब। ठीक है। तो जल नीर अप वारी अंबु तोय, पै उदक, ये 8 जब हमने सीख लिए तो उसके बाद में कमल के बनाने के लिए हमने जय जोड़ दिया, बादल के बनाने के लिए द जोड़ दिया और समुद्र के बनाने के लिए धी या निधि जोड़ दिया। तो जहां जुड़ा वो इस तरह से ये शब्द निर्माण हमारे सामने हो गए। और ये देखो कितना अच्छा कलेक्शन है, ये भी हो गया। बोलो हुआ कि नहीं? ठीक है। तो 8 16 8 3 8 चौक 32, लगभग 30 शब्द, 30-32 शब्द हमने सीख लिए। देखो मिनटों में, जिसमें युग्म शब्द भी हमारे क्लियर हो गए और पर्यायवाची भी क्लियर हो गए। तो इस तरीके से वर्ड पावर है जो हमें तैयार करनी होती है। ठीक है। अब देखो स्टेप फर्स्ट है, ये मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको स्टेप सेकंड की ओर लेके चलता हूं। देखो स्टेप कौन सी? सेकंड। तो देखो स्टेप सेकंड की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना। स्टेप कौन सी? सेकंड। इसमें हम बात कर रहे हैं भाई क्या? पानी के अन्य पर्यायवाची। ये 8 तो याद हो ही जाएंगे। पानी के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? पानी के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, ये हमें देखना है। तो पानी के अन्य कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। तो सेकंड स्टेप में जो पानी के बचे हुए हैं ना, वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे। तो देखो कौन कौन से हैं भाई। देखो आपने ये सुना होगा, जल ही क्या है? जीवन। तो जीवन, सलिल, अंभ, रस, मेघ पुष्प, आब, अमृत, पाथ, सर्वमुख, सारंग। ये देखो भाई, ये इतने पर्यायवाची मैंने लिखे हैं। जब मेरे याद हो सकते हैं तो आपके क्यों नहीं हो सकते? तो देखो कितने और लिख दिए पानी के। इसको याद कैसे रखना है वो ध्यान रखना, एक बार सब समझो। आपने सुना है जल ही जीवन है, तो जीवन हो गया, पानी को जीवन कहते हैं। सलील, बहता है, सलील पानी, ठीक है ना। तो बहने के कारण क्या है? सलील। अंब कहते हैं इसे एक। रस, पानी होता क्या है? रस ही होता है, ठीक है ना। तो जीवन, सलिल, अंब, रस, 4 के जोड़े बनाओ। जीवन, सलिल, अंब, रस, मेघ पुष्प, आब। क्या? जीवन, सलिल, अंब, रस, मेघ पुष्प, आब। रस पानी होता है,
मेघ पुष्प बादल हैं, वो बरसात करते हैं। तो मेघ यानी बादल, पुष्प बादलों के एक तरह से पुष्प ही हैं। पुष्प बरसात नहीं करते, वैसे बादल क्या बरसाते हैं? पानी बरसाते हैं। तो मेघ पुष्प भी कहा जाता है। आब, आब का मतलब देखो, एक तो चमक भी होती है। कहते हैं ना कि भाई आब आ रही है चेहरे पे, तो अनेकार्थक में ध्यान रखना। आब का मतलब चमक भी होती है। आब का मतलब इज्जत भी होता है। कहते हैं कुछ इज्जत आबरू है कि नहीं, सुना है ना आबरू। तो ये क्या है? इज्जत। आबरू मतलब इज्जत के लिए है क्या? आब। और भाई पानी जैसे शराब, तो सर, आब, उसमें भी तो आब जुड़ा है ना। तो पानी है उसको आब भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो ये शब्द हो गए हमारे के लिए। जीवन सलिल अम्बरस, मेघ पुष्प आब, अमृत पाथ, अमृत पात। तो आपको पता है पानी को अमृत भी कहा जाता है। अमृत के समान है पानी, क्योंकि जीवन इसके बिना तो असंभव है ना। पाथ, रास्ते में पथ, शब्द से पथ, रास्ता। तो कहीं भी हम जाते हैं तो रास्ते का साथी कौन होता है? पानी। जा रहे होते हैं, इनका पानी की बोतल तो रख लो भाई। तो रास्ते का साथी है कौन? पानी। पानी लेके चलेंगे, प्यास लग जाए कभी भी। तो पाथ, अमृत पाथ, सर्वमुख पानी है, वो सभी मुख में है, सर्वमुख। और एक सारंग की तो कर कहानी अलग है। सारंग के तो बहुत से पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सारंग की एक कविता है, उस कविता में सारंग के कम से कम भी 20-30 जो शब्द हैं वो आ जाते हैं। तो वो कविता मैं आपको सुनाऊंगा। खैर आप ध्यान रखना, पानी को भी क्या सारंग कहते हैं। ओके, तो सर्वमुख और सारंग ये हो गए। तो पानी के इतने पर्यायवाची हैं, ये सेकंड स्टेप में हमने सीखे। कौन कौन से भाई? जीवन सलिल अम्बरस, मेघ पुष्प आब, अमृत पाथ, सर्वमुख सारंग, सर्वमुख सारंग। ठीक है, तो पानी के अब इनमें से आएंगे तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो कि नहीं, है ना। एक बार आपको अभ्यास करना है तो और बाद में तो आप जीवन भर के लिए चुटकियों में कर दोगे। ये सेकंड स्टेप है अपनी, है ना। सेकंड स्टेप में मैंने आपको किसके? पानी के बताए हैं। पानी के बाद में अब बारी आती है किसकी? कमल की। कमल, कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? चलिए ये और मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो यहां अब हम बात करेंगे किसके भाई? कमल के अन्य, कमल के अन्य पर्यायवाची, कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द किसके? कमल के। देखो ये समझना है हमें, कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो गौर करना भाई। कमल को और क्या क्या कहते हैं? एक कहते हैं पंकज और एक कहते हैं कंज। पंकज, कंज। एक कहते हैं सरोज, एक कहते हैं सरसिज और एक कहते हैं सरसीरूह। सरसीरूह। देखो भाई गौर करना, अभी केवल कितने? 5 लिखे हैं। पंकज मतलब पंक यानी कीचड़, कीचड़ में जय का मतलब जन्म लेना। तो पानी में जन्म लेता है, वैसे ही हम कह सकते हैं कि कीचड़ में कमल खिलते हैं। कीचड़ में कमल खिलते हैं, सबने सुना है। तो उसी से बना पंकज और कंज, दोनों ही कीचड़ से संबंधित है। जय का मतलब जन्म लेना, है ना। तो पंकज, कंज, इन दोनों को याद रखना है जोड़े में, कमल को कहते हैं। सरोज, सरे प्लस जय, सर यानी तालाब, जय यानी जन्म लेना। तालाब में जन्म लेता है, तालाब में खिलते हैं। पानी में जन्म लेता है, कीचड़ में जन्म लेता है, तालाब में जन्म लेता है कौन? कमल। तो इसलिए सरे प्लस जय, सरोज, कमल को कहते हैं। सरसी यानी तालाब होता है, तो तालाब में जन्म लेता है। सरसी का मतलब तालाब, ध्यान रखना। तो तालाब का एक पर्यायवाची आ रहा है। सरे यानी तालाब, सरसी यानी तालाब। तो सरसी में जन्म लेता है तालाब में, इसलिए सरसीज। और सरसी से ही एक सरसी रूह, तालाब की रूह, रूह यानी आत्मा, तालाब की आत्मा कौन? कमल। कमल खिला हो तालाब में तो कितना अच्छा लगता है ना। तो इस तरह से देखो, ये
सरसीरु। तो पंकज कंज, सरोज सरसिज सरसीरु, सरसी शब्द से। तो इस तरह से ये सारे शब्द अपने को पता लग गया। तो अन्य में कितने पढ़ लिए हमने? 5 शब्द पढ़ लिए, पंकज कंज सरोज सरसिज सरसीरु। ठीक है। इसके अलावा देखो, एक इसे कहते हैं भाई क्या? अरविंद, एक कहते हैं राजीव, एक कहते हैं सतदल। ठीक है। अरविंद, राजीव, सतदल। एक है भाई पुंडरीक कहते हैं इसे, एक कहते हैं इंदिवर कहते हैं इसे, एक कहते हैं कुशेशय, कुशेशय। एक उत्पल भी कहा जाता है, एक नलिन कहा जाता है, एक कोकनद कहा जाता है, उत्पन्न कहा जाता है, पदम कहा जाता है, तामरस कहा जाता है। ये देखो, इतने पर्यायवाची बता दिए। ये आपको जब मेरे याद हो सकते हैं तो आपके क्यों नहीं याद हो सकते? बात ये है, इतने सारे पर्यायवाची हैं, आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे इतने लिखे हुए, जो मैंने आपको बता दिए हैं। किसके? कमल के। देखो, इसको एक ट्रिक से याद रख लेना आप, ट्रिक बता रहा हूं मैं। 2 व्यक्ति हैं भाई, कौन से? एक अरविंद और एक राजीव। अरविंद राजीव ने सतदल, सत यानी 100 दल समूह, अरविंद राजीव ने सतदल बनाया। याद रखना है, ट्रिक बता रहा हूं उससे। अरविंद राजीव ने सतदल बनाया। अब सतदल यानी 100 लोगों का एक दल बना दिया, एक समूह बना दिया। उसमें 2 व्यक्ति हैं, कौन से? पुंडरीक और इंदिवर। कौन से हैं? पुंडरीक और इंदिवर। पुंडरीक और इंदिवर, उनमें से देखो, अरविंद राजीव ने सतदल बनाया, उनमें से पुंडरीक और इंदिवर ने कुशेशय, कुशे, कुशा जानते हो जो अपन मिट्टी खोदते हैं ना, कुश शब्द सुना होगा, तो उससे अपने को एक लॉजिक रखना है। कुशेशय उत्पल मचाया, उत्पल यानी उत्पाद, है ना। तो कुशेशय क्या किया है? उत्पल मचाया यानी उत्पाद मचाया है। तो ये लाइन याद हो गई ना। क्या क्या याद हुआ? देखो, अरविंद राजीव ने सतदल बनाया, उनमें से पुंडरीक इंदिवर ने कुशे से उत्पल मचाया। याद हो गया। नलिन कोकनद हैं जो उत्पन्न हुए पदम तामरस से। कौन है? नलिन कोकनद उत्पन्न हुए पदम तामरस से। तो देखो, सारे आ गए। नलिन कोकनद उत्पन्न हुए पदम तामरस से। ये सारे के सारे किसके भाई? कमल के पर्यायवाची हैं। तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17 पर्यायवाची, और 8 उधर हो गए। 17 और 8 कितने हो गए भाई? 25 हो गए ना। तो लगभग 24-25 पर्यायवाची शब्द हैं, वो किसके? कमल के। आपको याद करवा दी है, पानी के, कमल के। अभी ये सेकंड स्टेप जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये अभी पानी की सेकंड स्टेप हमने जानी है, कमल की सेकंड स्टेप जानी है। अब भाई बादल और समुद्र की सेकंड स्टेप बची है। ये समय हो गया है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेप के और शब्द हैं। इसी तरह से बहुत से शब्द, वर्ड पावर को आपको अच्छे तरीके से कवर करने के लिए और हिंदी में अधिक से अधिक अंक लेने के लिए हमारे से जुड़िए। निसंदेह आपका जो सपना है वो अवश्य साकार होगा। ओके, तो लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू वेरी मच।